हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम हिस्ट्री से वन लाइनर 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और ये पार्ट 7 है। तो इससे पहले मैं इस टाइप का 6 लेक्चर कवर कर चुका हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट का लिंक आई बटन पे दे दूंगा। देन मैं इसके अलावा और भी वेरियस टॉपिक पे MCQ में टॉपिक वाइज कवर किया हूँ, तो आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल डिक्लेयर दैट अवध वाज बिंग मिस गवर्नेड एंड ब्रिटिश रूल वाज नीडेड टू इंश्योर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया कि अवध पर कुशासन हो रहा है और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश रूल की आवश्यकता है? तो आंसर इज लॉर्ड डलहौजी। तो ये लॉर्ड डलहौजी था जो डिक्लेयर किया था कि अवध पे गलत तरीके से शासन हो रहा है और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करने के लिए ब्रिटिश रूल की आवश्यकता है। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में जान ही रहेंगे, ये गवर्नर जनरल था। 1848 से ये 56 तक गवर्नर जनरल था। तो इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे कार्य हुए थे, बहुत सारे इवेंट हुए थे भारत में, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये 1848 में पहली बार डॉक्ट्रिन और लैब्स को इंट्रोड्यूस किया था, ये हड़प नीति को इंट्रोड्यूस किया था और हड़प नीति के तहत पहली बार ये सतारा को अनेक्स कर लिया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसी के समय में रेलवे एरा शुरू हुआ था, ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को इस्टाब्लिश किया था और इसी के समय में पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था और टेलीग्राफ सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। देन और भी बहुत सारे इवेंट हुए थे, तो हम इस पे भी सेपरेट लेक्चर कवर करेंगे। मैं डलहौजी पे भी सेपरेट कवर करेंगे। नेक्स्ट है, हु वाज नवाब व्हेन डलहौजी अनेक्स्ड अवध इन 1856। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया था तब नवाब कौन था? तो आंसर इज वजीद अली शाह। तो उस टाइम अवध का नवाब वजीद अली शाह था और ये लास्ट नवाब था अवध का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वजीद अली शाह ये लास्ट नवाब था ये अवध का 1856 के बाद, क्योंकि अवध को फिर ब्रिटिश एम्पायर में मर्ज कर लिया जाता है, तो ये लास्ट नवाब रहता है अवध का। नेक्स्ट है, इन विच ईयर डिड द रिवोल्ट इन द कंट्री साइड ऑफ द बॉम्बे डेक्कन अकर। बम्बई दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो आंसर इज 1875। 1875 में बॉम्बे के दक्कन वाले ग्रामीण इलाकों में हुआ था और इसे डेक्कन राइट के नाम से भी जाना जाता है। तो 1875 के जो बॉम्बे के ग्रामीण इलाकों में हुआ था इसे डेक्कन राइट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे वे भी पूछे जा सकते हैं डेक्कन राइट्स कब हुआ था? तो ये 1875 में। नेक्स्ट, हु सेड दैट इफ गॉड वेयर टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड एट ऑल। किसने कहा था कि अगर भगवान अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं उन्हें भगवान के रूप में बिल्कुल भी नहीं पहचानूंगा? तो आंसर इज बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक जी ये कहे हुए थे कि यदि भगवान अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं उन्हें भगवान के रूप में बिल्कुल भी नहीं पहचानूंगा और इन्हें लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। और इनके द्वारा महाराष्ट्र वाले एरिया के आसपास में होम रूल मूवमेंट भी शुरू किया गया था, ये होम रूल मूवमेंट को भी शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पास्ड। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो आंसर इज 1891। 1891 में एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट, द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 राइज द एज फॉर द कंसुमेशन ऑफ मैरिज फॉर वुमेन टू। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह की आयु सीमा को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया था? तो आंसर इज 12 ईयर्स। तो एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 द्वारा महिलाओं के लिए विवाह की आयु सीमा को 12 वर्ष तक बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है, विच वायसराय वाज एसोसिएटेड बाय ए प्रिजनर ड्यूरिंग हिज विजिट टू अंडमान। किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी ने हत्या कर दी थी? तो आंसर इज लॉर्ड मेयो। तो अंडमान यात्रा के दौरान लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान कैदी के द्वारा कर दी गई थी। तो ये वायसराय था 1869 से 72 तक, ये 1869 से 72 तक वायसराय था और इसकी हत्या 1872 में एक अफगान कैदी के द्वारा कर दी गई थी और ये एकमात्र वायसराय था जिसकी हत्या भारत में यानी वायसराय के पोस्ट के दौरान ही कर दी गई थी। तो ये भी पूछ दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो आंसर इज साबरमती। महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह साबरमती से शुरू किए हुए थे और साल्ट सत्याग्रह को दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, द डेट ऑफ 6 अप्रैल 1930 इज नोन इन इंडियन हिस्ट्री फॉर
भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तारीख को किस लिए जाना जाता है? तो आंसर इज दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी। तो भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जाना जाता है। तो इस दिन महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़े हुए थे। तो जो साल्ट पे टैक्स लगाया गया था तो वे साल्ट टैक्स को तोड़े हुए थे 6 अप्रैल 1930 को दांडी में पहुंचकर, क्योंकि 12 मार्च को जान ही रहेंगे, ये 12 मार्च को साबरमती से साल्ट सत्याग्रह शुरू किए हुए थे, या फिर आप बोल सकते हैं ये दांडी मार्च शुरू किए हुए थे। 12 मार्च 1930 को ये शुरू किए हुए थे, 6 अप्रैल को पहुंचकर ये नमक कानून को तोड़े हुए थे। तो ये इसलिए इंडियन हिस्ट्री में महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच मेजर इवेंट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज व्हाइट फ्लोइंग रिवर? भारतीय इतिहास की किस प्रमुख घटना को सफ़ेद बहती नदी के नाम से भी जाना जाता है? तो आंसर इज साल्ट सत्याग्रह। साल्ट सत्याग्रह को इंडियन हिस्ट्री में सफ़ेद बहती नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, द रीजन फॉर लॉन्चिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय महात्मा गांधी इन 1930 वाज। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का क्या कारण था? तो आंसर इज आस्किंग द वायसराय थ्रू ए लेटर कंटेनिंग 11 पॉइंट्स प्रोग्राम टू रिमूव द एविल्स ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो वायसराय उस टाइम लॉर्ड इरविन था। तो लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के साल्ट टैक्स सहित 11 मांगों को इग्नोर कर दिया था। तो इसी वजह से महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट शुरू किए हुए थे। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट ये साल्ट सत्याग्रह से ही शुरू हुआ था। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो महात्मा गांधी उस टाइम वायसराय लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन से 11 मांगों को रखे हुए थे, लेकिन लॉर्ड इरविन इन 11 पॉइंट को इग्नोर कर दिया था। इसी वजह से महात्मा गांधी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट है, इन विच ईयर्स वाज द सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन कंप्लीटली स्टॉप्ड? किस वर्ष सविनय अवज्ञा अभियान पूरी तरह से बंद कर दिया गया था? तो आंसर इज 1934। तो पूरी तरह से सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन 1934 में स्टॉप कर दिया गया था। तो शुरू 1930 में हुआ था और पूरी तरह से बंद 1934 में हुआ था, क्योंकि इससे पहले भी कुछ समय के लिए रोक लगाया गया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान इरविन पैक्ट के तहत कुछ समय के लिए इसे प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन फिर बाद में वहां से लौट कर ये 1931 के लास्ट में फिर से सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन को शुरू करते हैं। 1931 दिसंबर 1931 में फिर से शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट, हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म इन 19th सेंचुरी? 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए कौन जिम्मेदार थे? तो आंसर इज स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी 19वीं शताब्दी में हिंदुइज्म के रिवाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो आंसर इज स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, whom did the Indian independence activist सुभाष चंद्र बोस considered as his spiritual गुरु? भारतीय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस किसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे? तो आंसर इज स्वामी विवेकानंद। तो सुभाष चंद्र बोस जी अपना स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंद को मानते थे, और ऐसे इनके पॉलिटिकल गुरु सीआर दास चित्तरंजन दास थे। बट पूछेगा यहाँ पे स्पिरिचुअल गुरु कौन थे? स्पिरिचुअल गुरु स्वामी विवेकानंद थे, और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इन्हें एक टाइटल भी दिया गया था। ये स्वामी विवेकानंद को टाइटल भी दिए हुए थे स्पिरिचुअल फादर ऑफ द मॉडर्न नेशनलिस्ट मूवमेंट। ये आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन का आध्यात्मिक जनक भी कहे हुए थे स्वामी विवेकानंद को। तो ये भी पूछे गए एग्जाम में। नेक्स्ट है, व्हेन वाज स्वामी विवेकानंद स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी टू द वेस्ट? स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम की यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो आंसर इज 31 मई 1893। तो ये वेस्ट की ओर अपनी यात्रा 31 मई 1893 में शुरू किए हुए थे, और इनको 1893 में ही स्वामी विवेकानंद का टाइटल दिया गया था। तो खेतरी के महाराजा अजीत सिंह इन्हें स्वामी विवेकानंद का टाइटल दिए हुए थे। इससे पहले इन्हें नरेंद्र दत्त के नाम से जाना जाता था। तो इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में नरेन भी कहा जाता था। बट स्वामी विवेकानंद इन्हें टाइटल 1893 में ही खेतरी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है, नेम द जर्नल विच डिक्लेयर स्वामी विवेकानंद द ग्रेटेस्ट फिगर इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस? उस पत्रिका का नाम बताइए जिसने स्वामी विवेकानंद को धर्म संसद में सबसे महान व्यक्ति घोषित किया। आंसर इज न्यूयॉर्क हेरल्ड। न्यूयॉर्क हेरल्ड ने स्वामी विवेकानंद को पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन का सबसे महान व्यक्ति घोषित किया था। तो आंसर इज न्यूयॉर्क हेरल्ड, और ये एक अमेरिकन
जर्नल, ये एक अमेरिकन पत्रिका था। नेक्स्ट है द फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी जी फॉर द कॉज ऑफ इंडिगो फार्मर्स अगेंस्ट तिनकठिया सिस्टम वाज ऑब्जर्व्ड एट। तिनकठिया सिस्टम के खिलाफ इंडिगो फार्मर्स के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ ऑब्जर्व किया गया था? तो आंसर इज चंपारण। तो तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट इंडिगो फार्मर्स के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में ऑब्जर्व किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है, ये गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था और ये किसके अगेंस्ट में किए हुए थे? तो ये इंडिगो फार्मर्स के लिए तिनकठिया सिस्टम के अगेंस्ट में चंपारण में किए हुए थे। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है तिनकठिया सिस्टम इन चंपारण मीन्ट। चंपारण में तिनकठिया सिस्टम का क्या मतलब था? तो यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है तिनकठिया सिस्टम का चंपारण में क्या मतलब था। तो आंसर इज कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो ऑन द 3/20 एरिया ऑफ लैंड। तो भूमि के 20 कट्ठे के 3 कट्ठे पर नील का जबरन खेती करना, और यदि किसान ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता था। तो तिनकठिया सिस्टम का मीनिंग था 20 कट्ठे के 3 कट्ठे पर इंडिगो का कल्टीवेशन करना। नेक्स्ट है वेयर डिड गांधी फर्स्ट अप्लाई हिज टेक्निक ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक सबसे पहले कहाँ लागू की थी? तो आंसर इज साउथ अफ्रीका। तो ये पहली बार अपनी सत्याग्रह के टेक्निक को साउथ अफ्रीका में अप्लाई किए हुए थे। नेक्स्ट है वेयर एंड व्हेन महात्मा गांधी यूज हिज मेथड ऑफ सत्याग्रह फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। महात्मा गांधी ने भारत में पहली बार अपनी सत्याग्रह टेक्निक का प्रयोग कहाँ और कब किया था? तो आंसर इज चंपारण। तो महात्मा गांधी जी भारत में पहली बार अपनी सत्याग्रह मेथड का प्रयोग चंपारण में 1917 में किए हुए थे। तो ईयर भी इम्पोर्टेंट है और प्लेस भी इम्पोर्टेंट है, और चंपारण ये प्रेजेंट आपको बिहार में देखने को मिलेगा। और इनको चंपारण में कौन इनवाइट किए हुए थे? तो ये पूछ लिए जाते हैं। तो इनको राजकुमार शुक्ला जी चंपारण में इनवाइट किए हुए थे। नेक्स्ट है वन टाइम एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी ब्रोक ऑफ फ्रॉम हिम एंड लॉन्च्ड ए रेडिकल मूवमेंट कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु। हु वाज ही? एक समय महात्मा गांधी के सहयोगी रहे, उन्होंने उनसे नाता तोड़ लिया और तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट नामक एक क्रांतिकारी आंदोलन चलाया। वह कौन थे? तो आंसर इज ईवी रामास्वामी नायकर। तो ईवी रामास्वामी नायकर एक समय महात्मा गांधी से संबंधित थे, लेकिन बाद में उनसे नाता तोड़ लेते हैं और तमिलनाडु में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। और ये मूवमेंट ये 1925 में शुरू किए हुए थे, 1925 में शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द्रविड़ा काजागम। कौन द्रविड़ कड़गम का संस्थापक था? तो आंसर इज ईवी रामास्वामी नायकर। तो ईवी रामास्वामी नायकर द्रविड़ा काजागम या फिर आप द्रविड़ कड़गम भी बोल सकते हैं। तो ये द्रविड़ कड़गम के फाउंडर थे। नेक्स्ट है हु इज पॉपुलरली नोन एज पेरियार। पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर इज ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर जी को पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हु इज नोन एज द फादर ऑफ द द्रविडियन मूवमेंट। द्रविड़ आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर इज ईवी रामास्वामी नायकर। ईवी रामास्वामी नायकर जी को फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हु स्टार्टेड द तमिल वीकली मैगजीन कुडी अरासू। तमिल वीकली मैगजीन कुडी अरासू किसने शुरू की? तो आंसर इज पेरियार ईवी रामास्वामी। पेरियार ईवी रामास्वामी जी तमिल वीकली मैगजीन कुडी अरासू को शुरू किए हुए थे। नेक्स्ट है द उपनिषद आर। उपनिषद क्या है? तो आंसर इज सोर्स ऑफ हिंदू फिलोसफी। उपनिषद हिंदू फिलोसफी के स्रोत या हिंदू फिलोसफी का जनक भी माना जाता है उपनिषद को। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदू फिलोसफी का जनक भी माना जाता है उपनिषद को, और ये हिंदू फिलोसफी के स्रोत भी है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ उपनिषद्स। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो आंसर इज 108। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, बट आपको 13 मेन उपनिषद देखने को मिलेंगे, 13 मेन उपनिषद देखने को मिलेंगे जो किसी न किसी वेद से संबंधित हैं। तो ये सारे उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंधित हैं। जान रहे होंगे हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो ओल्डेस्ट वेद है और अथर्ववेद जो लेटेस्ट वेद जिसे नवीन वेद माना जाता है। तो ये सारे उपनिषद किसी न किसी वेद से संबंधित हैं। नेक्स्ट है विच वैदिक लिटरेचर रिफर्स टू सिटिंग नियर द फीट। कौन सा वैदिक साहित्य पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है? तो आंसर इज उपनिषद। तो
तो उपनिषद पैर के पास बैठने को संदर्भित करता है। तो उपनिषद का मीनिंग होता है सिटिंग डाउन नियर, यानी पैर के समीप बैठना उपनिषद का मीनिंग होता है। नेक्स्ट है इन द अर्ली वैदिक पीरियड द वर्ना सिस्टम वाज बेस्ड ऑन। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ना व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो आंसर इज ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल, लोगों के ऑक्यूपेशन, लोगों के स्किल पे अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम आधारित थी। और जानिए रहेंगे 4 वर्ना सिस्टम थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, जो आपको ऋग्वेद के 10वें मंडल में देखने को मिलेंगे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम लोगों के ऑक्यूपेशन, लोगों के स्किल पे आधारित थी। नेक्स्ट है द वर्ना सिस्टम इन द अर्ली वैदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन स्किल्स। द वर्ना सिस्टम इन द लेटर वैदिक पीरियड वाज बेस्ड ऑन। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ना व्यवस्था स्किल पर आधारित थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते वर्ना सिस्टम किस पर आधारित हो गई थी? तो आंसर इज बर्थ। तो अर्ली वैदिक पीरियड में वर्ना सिस्टम स्किल पे आधारित थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड आते आते वर्ना सिस्टम बर्थ, जन्म पे आधारित हो गई थी, यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही होने लगा और क्षत्रिय का क्षत्रिय और शूद्र का शूद्र ही। तो लेटर वैदिक पीरियड में बर्थ पे वर्ना सिस्टम आधारित हो गई थी। नेक्स्ट है इन द मेडिवल पीरियड द वर्ना सिस्टम वाज ब्रोकन डाउन इनटू। मध्यकाल में वर्ना व्यवस्था टूट गई। तो आंसर इज जाति। मेडिवल पीरियड में वर्ना सिस्टम जाति में बट गई, और ये हमें आज भी देखने को मिलता है वर्ना सिस्टम जाति के बेस पे। नेक्स्ट है अलूरी सीताराम राजू वाज ए ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया। अलूरी सीताराम राजू भारत के किस राज्य से ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे? तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, और ये 1922 के आसपास में रंपा रिबेलियन को नेतृत्व किए हुए थे ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। तो ये 1922 के आसपास में आंध्र प्रदेश वाला एरिया के आसपास में रंपा रिबेलियन को लीड किए हुए थे ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। तो ये भी पूछे गए हैं अलूरी सीताराम राजू किस रिबेलियन को नेतृत्व किए हुए थे? तो ये रंपा रिबेलियन, और ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, स्टेट भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अंडर होम डिड बंगाल ग्रेजुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द मुगल कंट्रोल इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में किसके अधीन बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो आंसर इज मुर्शिद कुली खान। मुर्शिद कुली खान के अधीन बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था। तो इससे पहले मैं जो भी आधुनिक भारत के इंपॉर्टेंट स्टेट थे, तो मैं उन्हें राइजिंग ऑफ स्टेट में कवर किया हूँ, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। तो उसमें मैं बंगाल के बारे में भी कवर किया हूँ। नेक्स्ट है अशोका वाज नोन एज अशोका द ग्रेट बिकॉज। अशोक को अशोक महान के नाम से किस वजह से जाना जाता था? तो आंसर इज ही वाज ए ग्रेट कॉन्करर। तो ये एक ग्रेट कॉन्करर थे, इसी वजह से इन्हें अशोक द ग्रेट के नाम से जाना जाता था, और इनका डायनेस्टी था मौर्य डायनेस्टी। ये मौर्य डायनेस्टी से संबंधित है। नेक्स्ट है द 1896 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेस्ट नोन फॉर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन किसके लिए जाना जाता है? तो आंसर इज इंडियाज नेशनल सॉन्ग वाज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भारत का राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है, तो इसे पहली बार गाया गया था कांग्रेस के 1896 के सेशन में। तो ये कलकत्ता सेशन था, 1896 का कलकत्ता सेशन था। तो इस सेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा, और ये गीत लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, जानिए होंगे, और जिसे आनंद मठ से हम लिए हुए, ये आनंद मठ में लिखे हुए थे, तो इसे आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट है व्हेन वाज द तत्वबोधिनी सभा फाउंडेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर इज 1839। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो आंसर इज 434। 434 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए हुए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेकेंड सेशन में। और ये सेकेंड सेशन कब आयोजित किया गया था? तो ये 1886 में, और इस सेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, और ये सेशन कलकत्ता में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और 434 डेलीगेट्स पार्टिसिपेट किए थे। और यहीं पे आपसे पूछेगा फर्स्ट सेशन में कितने डेलीगेट्स थे? तो फर्स्ट सेशन में 72 डेलीगेट्स थे, और फर्स्ट सेशन के अध्यक्ष जानिए होंगे उमेश चंद्र बनर्जी जी थे, जिसे बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट है हु अलोंग विथ
बटुकेश्वर दत्त थ्रू बम इन सेंट्रल असेंबली? बटुकेश्वर दत्त के साथ किसने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था? तो आंसर इज भगत सिंह। भगत सिंह जी बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंके हुए थे और ये बम सेंट्रल असेंबली में 8 अप्रैल 1929 में फेंके हुए थे, 8 अप्रैल 1929 में। नेक्स्ट है विच वायसराय पास द इंडियन क्वाइंज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899? इंडियन क्वाइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट 1899 किस वायसराय ने पारित किया था? तो आंसर इज लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन पारित किया था। और इसी के समय में जाने रहेंगे पहली बार बंगाल का भी पार्टीशन हुआ था। नेक्स्ट है ए कोड ऑफ जेंटू लॉज वाज यूज इन ब्रिटिश कोर्ट्स एज रेफरेंस फॉर हिंदू लॉ इन द लेट 18th सेंचुरी। द सोर्स ऑफ दिस बुक वाज? 18वीं शताब्दी के अंत में हिंदू कानूनों के संदर्भ के रूप में ब्रिटिश अदालतों में जेंटू कानूनों की एक संहिता का उपयोग किया गया था। इस पुस्तक का नाम क्या था? आंसर इज विविधा भंगारनुआ। तो इस पुस्तक का नाम था विविधा भंगारनुआ। नेक्स्ट है ताराबाई हु कंडक्ट्स द अफेयर्स ऑफ द मराठा गवर्नमेंट फ्रॉम 1700 to 1707 AD वाज द विडो ऑफ द मराठा किंग। ताराबाई जो 1700 से 1707 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य का संचालन करती थी तो किस मराठा राजा की विधवा थी? तो आंसर इज राजाराम। ताराबाई ये राजाराम की विधवा थी। तो राजाराम ये कौन थे? तो ये छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो मराठा एम्पायर का नींव रखे हुए थे 1674 में और उनका भी मृत्यु 1680 में हो गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज का मृत्यु 1680 में हो गया था। फिर इनके मृत्यु के बाद इन्हीं के पुत्र संभाजी बने हुए थे, लेकिन संभाजी का भी मृत्यु हो गया था 1689 में। औरंगजेब के द्वारा संभाजी का भी मृत्यु 1689 में करा दिया गया था। फिर इसके बाद राजाराम बने हुए थे अगले छत्रपति, फिर इनका भी मृत्यु हो जाता है 1700 में। तो 1700 से फिर 1707 तक ताराबाई मराठा गवर्नमेंट का संचालन की थी और राजाराम की ये पत्नी थी। नेक्स्ट है हु वाज द ब्रेवेस्ट वुमेन ऑफ मराठा एम्पायर? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो आंसर इज ताराबाई। ताराबाई ये मराठा एम्पायर की सबसे बहादुर महिला थी। नेक्स्ट है हु रिलीज शाहू महाराज? शाहू महाराज को किसने रिहा किया था? तो आंसर इज बहादुर शाह फर्स्ट। बहादुर शाह फर्स्ट ये शाहू महाराज को रिहा किया था। तो औरंगजेब के मृत्यु के बाद अगला शासक बहादुर शाह प्रथम बना था। तो बहादुर शाह प्रथम ये शाहू महाराज को रिहा किया था। और कहीं कहीं पे आपको आजम शाह भी देखने को मिल सकता है, कहीं कहीं पे आजम शाह भी मेंशन किया मिलता है कि आजम शाह ने शाहू महाराज को रिहा किया था। और शाहू महाराज ये कौन थे? तो ये संभाजी के पुत्र थे। संभाजी जो 1680 में छत्रपति बने थे तो ये उन्हीं के पुत्र थे, लेकिन 1689 में इन्हें कैद कर लिया गया था और इनके माँ भी यशुबाई। तो शाहू महाराज और यशुबाई को 1689 में कैद कर लिया गया था, लेकिन फिर 707 AD में इन्हें छोड़ दिया गया था। इन्हें 707 AD में छोड़ दिया गया था जब बहादुर शाह प्रथम अगला रूलर बनता है मुगल एम्पायर का। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है शाहू महाराज। नेक्स्ट है विच बैटल्स वाज फाउट बिटवीन महारानी ताराबाई एंड शाहू महाराज? महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो आंसर इज बैटल ऑफ खेड़। तो महारानी ताराबाई और शाहू महाराज के बीच में बैटल ऑफ खेड़ लड़ा गया था और इस बैटल में महारानी ताराबाई हार जाती है और इसके बाद फिर मराठा एम्पायर के अगले राजा शाहू महाराज बन जाते हैं। मराठा एम्पायर के अगले राजा शाहू महाराज बन जाएंगे। फिर इनका शासन 1707 से 1749 तक रहता है। शाहू महाराज का शासन 1749 तक रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है बालाजी विश्वनाथ वाज अपॉइंटेड एज पेशवा इन 1713 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ? किसके समय में बालाजी विश्वनाथ को 1713 में पेशवा नियुक्त किया गया था? तो आंसर इज साहू जी। साहू जी के समय में बालाजी विश्वनाथ जी को पेशवा नियुक्त किया गया था और पेशवा ये टर्म छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अष्टप्रधान मंडल को नियुक्त किए थे तो उसी में पेशवा सबसे प्रमुख होता था और बालाजी विश्वनाथ पेशवा ये साहू जी के द्वारा नियुक्त किए गए थे 1713 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो कहीं कहीं पे इन्हें भी पहला पेशवा माना जाता है, इन्हें पहला पेशवा माना जाता है। तो इससे पहले भी पेशवा थे, लेकिन असल में पेशवा का पावर इन्हीं के काल से देखने को, इन्हीं के समय से देखने को मिलता है, बालाजी विश्वनाथ के समय से ही।
नेक्स्ट है हु कॉल्ड द ट्रीटी ऑफ 1719 बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठाज एज मैग्ना कार्टा ऑफ द मराठा एम्पायर। मुगलों और मराठों के बीच 1719 की संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा किसने कहा था? तो आंसर इज सर रिचर्ड टेम्पल। सर रिचर्ड टेम्पल ने 1719 की ट्रीटी को मुगलों और मराठों के बीच मराठा एम्पायर का मैग्ना कार्टा कहा था। और ये ट्रीटी बालाजी विश्वनाथ मराठा की ओर से बालाजी विश्वनाथ और मुगल की ओर से सैयद ब्रदर में से एक हुसैन अली था। तो बालाजी विश्वनाथ और हुसैन अली के बीच में हुआ था 1719 का ट्रीटी, और इस ट्रीटी को मराठा एम्पायर का मैग्ना कार्टा सर रिचर्ड टेम्पल ने कहा था। नेक्स्ट है विच मराठा रूलर्स रेन इज नोन एज द रेन ऑफ पेशवाज। किस मराठा शासक के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के रूप में जाना जाता है? तो आंसर इज साहूजी। साहूजी महाराज के शासनकाल को पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है। तो इनके समय में 3 पेशवा नियुक्त किए गए थे। पहले तो हो गए बालाजी विश्वनाथ, देन इसके बाद बाजीराव फर्स्ट, बाजीराव प्रथम नियुक्त किए गए थे। देन बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव नियुक्त किए गए थे। तो साहूजी महाराज के समय में 3 पेशवा नियुक्त किए गए थे, तो इसलिए इनके शासनकाल को पेशवाओं का शासनकाल कहा जाता है। नेक्स्ट हु वाज द लास्ट छत्रपति हु एंजॉय कंप्लीट राइट्स एंड आफ्टर हुम मराठा किंग्स नेम्ड छत्रपति रिमेंड एंड ग्रेजुअली ऑल द पावर्स वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ पेशवा। वह अंतिम छत्रपति कौन थे जिन्हें संपूर्ण अधिकार प्राप्त थे और उसके बाद छत्रपति नाम के मराठा राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्तियां पेशवा के हाथों में चली गई? आंसर इज साहूजी। तो साहूजी ये अंतिम छत्रपति थे क्योंकि इनके बाद सारी शक्तियां पेशवा के हाथों में चली गई थी। तो साहूजी के बाद जो भी छत्रपति बने वे सिर्फ नाम मात्र के छत्रपति थे, वे नाम मात्र के मराठा के राजा थे, सारी शक्तियां पेशवा के हाथों में थी। तो ये लास्ट छत्रपति थे जो सारी शक्तियां इनके हाथों में थी। तो इस वीडियो में हम 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने की कोशिश किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा। यदि इंपॉर्टेंट रहा तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।